बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का लेक्चर नंबर 54 आज हम स्टार्ट करना है। 53 में एंड किया था चैप्टर नंबर 4 की थ्योरी को। तो आज 54 के अंदर हम एक्सरसाइज को डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज शार्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 के पहला क्वेश्चन जो है आप अपनी किताबें खोल के सामने रखें और मैं स्टेटमेंट पढ़ूंगा, आप भी स्टेटमेंट देखिए, फिर उसका जवाब जो है वो देखते हैं क्या होगा। 97 पेज है टेक्स्ट बुक का। हाँ जी, पहला क्वेश्चन है अ पर्सन होल्ड्स अ बैग ऑफ ग्रोसरीज व्हाइल स्टैंडिंग स्टिल टॉकिंग टू अ फ्रेंड। एक बंदा कुछ चीजों से भरा हुआ बैग अपने हाथ में पकड़ा हुआ है और ठहरा हुआ है, ठहर के अपने दोस्त से बातें कर रहा है। अ कार इज स्टेशनिंग विद इट्स इंजन रनिंग, और दूसरी तरफ एक कार जो है उसका इंजन तो काम कर रहा है लेकिन वो मूव नहीं कर रही, मतलब चल नहीं रही गाड़ी। फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ वर्क हाउ आर दीज टू सिचुएशंस सिमिलर। ये दोनों सिचुएशंस में सिमिलरिटी क्या है वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब वो वर्क की डेफिनेशन उसके लिए आपको आनी चाहिए जो पहले हमने पढ़ी थी। वर्क के लिए दो चीजों का होना जरूरी है, वैसे तो तीन है लेकिन हम दो इसलिए कहते हैं। नंबर एक, लगाई गई फोर्स, और नंबर दो, फोर्स की डायरेक्शन में तय करदा डिस्प्लेसमेंट। अब जरा देखिए क्या इन दोनों सिचुएशन में ये दोनों बातें हैं तो दोनों काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उसने कहा इनमें सिमिलरिटी वो बतानी है हमें। अब अगर उस बंदे को देखें जिसने अपने हाथ में चीजों से भरा हुआ बैग पकड़ा हुआ है, इसका मतलब उसने फोर्स लगाई हुई है अगेंस्ट ग्रेविटी। चीजों से भरे हुए बैग को जो पकड़ा हुआ है उसने फोर्स लगाई उसे उठाने के लिए, लेकिन वो चल नहीं रहा, यानी वो उस बैग को मूव नहीं करा रहा, मतलब बैग रेस्ट की हालत में है। इसका मतलब फोर्स तो लगा रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट तय नहीं हो रहा। दूसरी तरफ कार का भी यही हाल है, कार का इंजन काम कर रहा है, यानी फोर्स तो लग रही है लेकिन कार मूव नहीं कर रही, मतलब डिस्प्लेसमेंट तय नहीं हो रहा। तो आप कहेंगे इन बोथ सिचुएशन देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट नहीं है। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ वर्क W बराबर है F ज़र्ब D या FD। D जीरो है तो दोनों का वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। तो ये है अभी सिमिलरिटी के दोनों का वर्क क्या होगा, जीरो। नंबर दो, दोनों सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट जीरो है, सो वर्क डन W बराबर है FD वाले फार्मूले से वर्क भी क्या होगा, जीरो होगा। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 4.2। कैलकुलेट द वर्क डन इन किलो जॉल। वर्क मालूम करना है और वो भी किलो जॉल, जॉल में नहीं बल्कि किलो जॉल में मालूम करना है। लिफ्टिंग अ मास ऑफ 10 किलोग्राम एट अ स्टेडी वेलोसिटी थ्रू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 10 मीटर। हाँ जी, यहां पे सिचुएशन है कि किसी चीज को आपने नीचे से ऊपर उठाना है, उसका मास बता दिया और जितना ऊंचाई पे ले जाना है वो हाइट भी बता दिया है। यू हैव टू फाइंड द वर्क डन और इन किलो जॉल। चले आइए मालूम करते हैं वर्क डन को। हाँ जी, वर्क का फार्मूला तो होता है FD, लेकिन यहां FD की जगह H आएगा क्योंकि वो हाइट पे ले गया, डिस्प्लेसमेंट हाइट में आ जाएगा, क्योंकि वहां स्टेडी वेलोसिटी का इसका मतलब उतनी फोर्स लगा रहा है जितना उसका वजन है। जब स्टेडी वेलोसिटी आ जाती है कि ऊपर स्टेडी वेलोसिटी से लेके जा रहा है, मतलब ऊपर उतनी फोर्स लगा रहा है जितना उसका वजन नीचे होता है और हम फोर्स ऊपर लगा रहे हैं। तो स्टेडी रखने के लिए, इक्विलिब्रियम में रखने के लिए अपर डाउनवर्ड फोर्सेस बराबर होनी चाहिए। तो F की जगह आ जाएगा वजन वाली फोर्स mg, H हो जाएगा फार्मूला। वैल्यू पुट करें, m की वैल्यू 10 है, g की वैल्यू 9.8 है, h की वैल्यू भी 10 है। तो W बराबर आ जाएगा 9.8, 10 की ताकत 2 जॉल। लेकिन उसने कहा किलो जॉल में तब्दील करना है तो इसको 10 की ताकत 3 बनाएंगे तो ये किलो बनेगा। तो डेसिमल पॉइंट को आप एक डिजिट लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे तो ये यहां ले आएंगे। W बराबर हो जाएगा 0.98, 10 की ताकत 3 हो जाएगा। अगर राइट साइड पे ले जाएं तो -1 करना होता है, लेफ्ट साइड पे ले जाएं तो +1 करना होता है एक हिस्से के लिए। तो भाई ये किलो बन जाएगा। W इज इक्वल टू 0.98
किलो जॉल। लो भाई ये है वर्क डन इन किलो जॉल। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3, अ फोर्स एफ एक्ट थ्रू अ डिस्टेंस एल, फोर्स एफ ने एक्ट किया एल डिस्टेंस उससे तय हुआ। द फोर्स इज देन इंक्रीज टू 3F, फोर्स को बढ़ा के 3F कर दिया गया, F से 3F कर दिया गया, 3 गुना बढ़ा दिया गया मतलब। एंड देन एक्ट थ्रू अ फर्दर डिस्टेंस ऑफ 2L, और इससे मजीद फासला 2L तय हुआ। मजीद फासला 2L, यानी L तो पहले तय किया हुआ था, मजीद 2L, इसका मतलब टोटल कितना हो जाएगा 3L। ड्रा द वर्क डायग्राम टू स्केल, आपने डायग्राम बनानी है स्केल के ऊपर। तो मैं यहां ग्राफ बनाने लगा हूं। आपको याद होगा ग्राफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान होता है। वाई एक्सिस पे फोर्स ली जाती है और एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट लिया जाता है। फोर्स को F, ये ओरिजिन हो गया, फोर्स भी 0, डिस्प्लेसमेंट 0, और यहां 1F फोर्स हो गई, यहां 2F फोर्स हो गई, और यहां 3F फोर्स हो गई। इसी तरह डिस्प्लेसमेंट 1L, 2L और ये 3L। हाँ जी, तो ग्राफ ड्रा करने लगा हूं। सबसे पहले उसने कहा जब फोर्स F थी, डिस्प्लेसमेंट L था, तो F से शुरू करें और L तक ले जाएं। हाँ जी, ये आगे लाइन। अब वो कहता है फोर्स को बढ़ा के 3F कर दिया गया, यानी फोर्स को 3F तक ले जाएं, तो फर्दर 2L, एक और एक 2L, यानी टोटल कितना हो जाएगा 3L तक। ये ग्राफ आएगा। ये है भी ग्राफ आपका जो आपने ड्रॉ करना है। मजीद अगर आप इसका वर्क निकालना चाहें तो इस हिस्से का अलहदा वर्क निकालें, वो F ज़रब L आ जाएगा, और इस हिस्से का अलहदा 3F ज़रब 2L आ जाएगा, यानी F ज़रब L इस डब्बे का, इस बॉक्स का, जमा ये 3F ज़रब 2L हो जाएगा, ये इस बड़े बॉक्स का। तो जब जमा करेंगे टोटल वर्क डन आ जाएगा, क्योंकि एरिया अंडर FD ग्राफ इज इक्वल टू FL जमा 6FL, टोटल कितना हो जाएगा 7FL। ये टोटल वर्क डन आ जाएगा इस पूरे ग्राफ का। हाँ जी, नेक्स्ट 4.4, in which case is more work done when 50 kilogram bag of books is lifted through 50 centimeter। 4.4, हाँ भी दो केस हैं यहाँ पे। फर्स्ट केस में 50 किलोग्राम किताबों से भरे हुए बैग को उठाना है 50 सेंटीमीटर की हाइट पे, और दूसरा केस है 50 किलोग्राम का क्रेट है, उसे धक्का लगा के 2 मीटर के फासले पे 50 न्यूटन की फोर्स लगा के ले जाना है। तो आपको ये बताना है कि क्रेट को धक्का लगाने के लिए, पुश करने के लिए ज्यादा फोर्स होगी, ज्यादा वर्क होगा, या फिर 50 किलोग्राम क्रेट को उठाने, 50 किलोग्राम बैग को उठाने के लिए ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। हम इस तरह लिख लेते हैं कि केस 1 और केस 2, दोनों का जवाब निकाल लेते हैं, खुद ब खुद पता चल जाएगा किस में ज्यादा वर्क हो रहा है। केस 1 में फार्मूला आएगा, क्योंकि हाइट पे ले जाना है, वर्क का फार्मूला mgh वाला आएगा। W बराबर है m, उसने कहा 50 किलोग्राम, G की कीमत 9.8 होती है, H की कीमत उसने 50 सेंटीमीटर दी है, उसको मीटर में तब्दील करना है। 50 को 100 पे तकसीम करेंगे 0.5 मीटर आ जाएगा। तो W तकरीबन आई थिंक 245 जूल आ जाएगा। ठीक है, ये कैलकुलेट आप कर लेंगे। दूसरे केस में पुश करने के लिए W बराबर है FD वाला फार्मूला। F उसने कहा 50 और D जो है वो 2 मीटर है, तो W बराबर है 100 जूल। इसको W1 कह देते हैं, इसको W2 कह देते हैं। तो आप जवाब में क्या लिखेंगे? जाहिर है कि वर्क डन इन फर्स्ट केस इज मोर देन वर्क डन इन सेकंड केस, मतलब W1 इज ग्रेटर देन W2। नंबर 5, एन ऑब्जेक्ट हैज 1 जूल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। 4.5, 1 जूल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी से मुराद क्या है? सवाल यह है, क्या मुराद है इससे?
इसके आप मुख्तलिफ वे से जवाब दे सकते हैं। मतलब पहला जवाब ये हो सकता है कि व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी इज द कैपेबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क ड्यू टू इट्स पोजीशन। और 1 जूल पोटेंशियल एनर्जी मीन अ बॉडी कैन डू वर्क ऑफ 1 जूल ड्यू टू इट्स पोजीशन। अ बॉडी कैन डू अ वर्क ऑफ 1 जूल ड्यू टू इट्स पोजीशन, ये है इसका मतलब 1 जूल पोटेंशियल एनर्जी। एक जवाब तो ये हो गया। या दूसरा जवाब आप ये भी दे सकते हैं कि 1 जूल हमें पता है बराबर होता है न्यूटन मीटर। इसका मतलब 1 न्यूटन की फोर्स लगा के कितनी बुलंदी पे ले जाएं? 1 मीटर। ठीक है, तो 1 जूल पोटेंशियल एनर्जी से मुराद ये भी हो सकता है कि 1 न्यूटन फोर्स डिस्प्लेसेस अ बॉडी थ्रू हाइट ऑफ 1 मीटर। 1 न्यूटन की फोर्स जिस्म को कितना ऊपर ले जाती है? बुलंदी पे ले जाती है। 1 मीटर की बुलंदी पे ले जाए तो बॉडी विल हैव पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 जूल। तो बॉडी के पास कितनी एनर्जी होगी? 1 जूल पोटेंशियल एनर्जी। तो दो तरह से आप जवाब चाहें दे सकते हैं। उसके बाद है 4.6, a ball of mass m is held at height h1 above a table. The table top is at height h2 above the floor. One student says that the ball has potential energy mg h1 and other says that it is mg into h1 plus h2. Who is correct? ये देखें भाई, एक टेबल है, टेबल से h1 बुलंदी पे एक बॉल है और टेबल की हाइट, अपनी हाइट ग्राउंड लेवल से, फ्लोर से h2 हाइट है। अब एक स्टूडेंट कहता है इस बॉल की पोटेंशियल एनर्जी mgh1 है और एक कहता है mg इंटू h1 प्लस h2 है। तो आपको यह बताना है कौन सा स्टूडेंट सही बता रहा है। तो इसका जवाब है कि जो रेफरेंस पॉइंट है जहां से पोटेंशियल एनर्जी की मेजरमेंट की जाती है वो आर्बिट्रेरी होता है, ये मैंने आपको कहा था। तो इसका मतलब वो जमीन की सरफेस भी हो सकती है, वो टेबल की सरफेस भी हो सकती है। जब है ही आर्बिट्रेरी तो इसका मतलब दोनों स्टूडेंट का जवाब अपनी अपनी जगह ठीक है, क्योंकि पहला स्टूडेंट जो है इसकी पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू द सरफेस ऑफ टेबल बता रहा है और दूसरा स्टूडेंट ये वाली जो एनर्जी बता रहा है ये विद रिस्पेक्ट टू द सरफेस ऑफ ग्राउंड सरफेस से या फ्लोर सरफेस से बता रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी टोटल हाइट कितनी हो जाती है फिर h1 प्लस h2। तो दोनों स्टूडेंट अपनी अपनी जगह पे करेक्ट हैं, सिर्फ उनके रेफरेंस पॉइंट जो है वो डिफरेंट है। नंबर 7, व्हेन अ रॉकेट री एंटर्स द एटमॉस्फेयर, 4.7, जब एक रॉकेट जमीन के एटमॉस्फेयर में दाखिल होता है, इट्स नोज कोन बिकम्स वेरी हार्ड, तो इसकी नोज कोन बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। वेयर डज दिस हीट एनर्जी कम फ्रॉम, ये हीट कहां से आती है, इसका जवाब दें। अब पहले तो आपको ये पता हो कि एटमॉस्फेयर में क्या होता है। एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, डिफरेंट गैसेस का जो है सम है, डिफरेंट गैसेस का मजमुआ है एटमॉस्फेयर के अंदर। तो बहुत सारे पार्टिकल हैं, जैसे ही रॉकेट एटमॉस्फेयर में दाखिल होगा तो इनसे टकराएगा, इनसे कुलियन होगी, इनसे रब करेगा और उससे फ्रिक्शन से क्या पैदा होती है? हीट पैदा होती है। तो इट्स नोज कोन का हीट अप होना, दिस इज ड्यू टू द फ्रिक्शन बाय द डस्ट पार्टिकल, बाय द पार्टिकल जो मौजूद हैं किसके अंदर? जमीन के एटमॉस्फेयर के अंदर। क्योंकि रॉकेट को जो है वो काम करना पड़ता है एटमॉस्फेयर के अंदर घुसने के लिए, इन डस्ट पार्टिकल्स को हटाने के लिए, जाहिर है फिर उससे क्या पैदा होती है? फ्रिक्शन से हीट। 4.8 है ड्यू टू फ्रिक्शन, इसका आंसर आ गया। What sort of energy is in the following? ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में कई दफा आ चुका है। कंप्रेस स्प्रिंग में कौन सी होगी? जिस बॉडी में इलास्टिसिटी हो उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। कंप्रेस स्प्रिंग में या स्ट्रेच्ड स्प्रिंग में हमेशा कौन सी एनर्जी होगी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो स्प्रिंग में होगी भाई इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसका फार्मूला 7वें चैप्टर में पढ़ेंगे, हाफ के एक्स स्क्वायर। वाटर इन हाई डैम, हाइट की जब भी बात आ जाए हाई ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसमें आती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, mgh फार्मूला है। तो हाई डैम में
अगर वो वाटर फ्लो कर रहा है काइनेटिक बन जाएगी, अगर वो हाइट पे है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पूरा लिखना है। इसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और तीसरा है मूविंग कार। मूव कर रही है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv², फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी। 4.9 और 4.10 तकरीबन एक जैसे सवाल आंसर है। अ गर्ल ड्रॉप्स अ कप फ्रॉम सर्टेन हाइट विच ब्रेक्स इनटू पीसेस, व्हाट एनर्जी चेंजेस आर इन्वॉल्व्ड। एक लड़की के हाथ से कप गिरा, फर्श पे टकराया और वो टूट के टुकड़े टुकड़े हो गया। बताएं एनर्जी में कौन कौन सी तब्दीलियां आई। अब देखें, जब कप उसके हाथ में था, क्योंकि वो हाइट पे था तो उसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, कप की कौन सी एनर्जी थी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब वो कप गिर रहा है मतलब मूव कर रहा है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है आहिस्ता आहिस्ता किस में, काइनेटिक एनर्जी में। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। अब कप जाके फर्श से टकराया, टकराने से अब उसमें जो एनर्जीज की फॉर्म बनेगी, एक तो बनेगी साउंड एनर्जी, आवाज पैदा होगी, यानी काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा, पहले अगर 10 जॉल पोटेंशियल दी तो 10 जॉल काइनेटिक बन गई, अब 10 के हिस्से होने जा रहे हैं। कुछ हिस्सा साउंड एनर्जी बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी का, और कुछ हिस्सा जो है एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द कप, यानी ब्रेकिंग एनर्जी, और कुछ हिस्सा जो है हीट एनर्जी, क्योंकि टुकड़े टकराएंगे तो उससे फ्रिक्शन से हीट पैदा होगी, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी। और कुछ हिस्सा जो है वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पीसेस, जो उसके टुकड़े होंगे वो उछल उछल के कहीं जा रहे होंगे, मतलब उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बनेगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पीसेस। तो अब देखें जो तब्दीलियां आई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में तब्दील हुई, अब काइनेटिक तब्दील होने जा रही है। काइनेटिक का कुछ हिस्सा साउंड एनर्जी, काइनेटिक का कुछ हिस्सा ब्रेकिंग एनर्जी, काइनेटिक का कुछ हिस्सा हीट एनर्जी, काइनेटिक का कुछ हिस्सा काइनेटिक एनर्जी, यानी इन सब को जब जमा करेंगे दोबारा 10 जॉल, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वो भी यही है, एनर्जी कन्वर्ट होती है वन फॉर्म टू अदर, बट टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। आखिरी सवाल भी बिल्कुल ऐसे ही है, 4.10। A boy uses a catapult to throw a stone which accidentally smashes a greenhouse window, less the possible energy changes. एक लड़के ने जो है वो गुलैल की मदद से एक पत्थर शीशे वाली खिड़की को जो है मारा और वो टूट गई। बताएं एनर्जी में क्या क्या तब्दीली आई। फर्क ये है कि गुलैल इलास्टिसिटी है तो शुरू में उसमें ग्रेविटेशनल नहीं बल्कि कौन सी होगी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। बाकी तब्दीलियां सारी वही आएंगी। काइनेटिक एनर्जी बनेगी, काइनेटिक का कुछ हिस्सा साउंड एनर्जी, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, ब्रेकिंग एनर्जी, हीट एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी ऑफ पीसेस, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर लिखा था। तो फर्क यह है, वो ग्रेविटेशनल से कन्वर्ट होना शुरू हुई, वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी से कन्वर्ट होना। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना काफ़ी है। ये फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम न्यूमेरिकल पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 के। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।